फटाफट ज्वाइन करो सभी लोग, जल्दी ज्वाइन करो भाई सभी। सभी बच्चे आ गए हैं, चलो फटाफट आओ। चलो जी, बताओ बच्चों कैसे हो सभी लोग? क्या सभी लोग बढ़िया हो? फटाफट बताओ। और कैसा चल रहा है सभी? सभी सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं भाई? अच्छे चल रहे हैं क्या? धीर, तानिश, कांता, आरोही, बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? जल्दी बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? आवाज वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो जी, अच्छा आपका नाम रिया है? ठीक है भाई, ठीक है भाई रिया। चलो स्टार्ट करें भाई। चलो जी स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है। चलो देखो, मेरा नाम केशव गर्ग है, ठीक है। आज से हम साइंस आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी साइंस के अंदर 13 चैप्टर्स हैं, 4 फिजिक्स के हैं, 4 केमिस्ट्री के हैं और 5 बायोलॉजी के हैं। तो सभी के सभी चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर साइंस का बहुत मेजर पोर्शन है ना। 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से आते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी जो पढ़ाया था, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया था। तो हम जो अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, उससे बाहर एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, हम आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। पूरी टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं भाई, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं आती है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पूछते हैं। बाकी तुम टेंशन मत लो, ओल्ड एनसीईआरटी को भी हम लपेट देंगे साथ के साथ, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी को फोकस में करके हम पूरे सिलेबस को करेंगे। मैं एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ने वाला, सारी बताऊंगा। लेकिन लेक्चर के बाद जाके आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है जी। दूसरा, नोट्स बेटा प्रॉपर बनाने हैं। नोट्स बिना पढ़ाई नहीं होती कभी भी, आ रही है बात समझ में? तो नोट्स आपको प्रॉपर बनाने ही बनाने हैं। क्वेश्चंस जो मैं अपलोड करूंगा वो सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो रहे, उनको डाउट अपने ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। सर सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट के आएंगे? बेटा सारे बराबर आते हैं। फिजिक्स के, अच्छा साइंस में पूछ रहे हो या अलग अलग पूछ रहे हो आप? साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। साइंस के तो फिक्स है 30 क्वेश्चन, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी के। हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और दूसरा, अभी मेरे को कमेंट करके ये बताओ, आप जो नोट्स बनाते हो वो आप रफ बनाते हो या डायरेक्ट फेयर में बनाते हो? फटाफट ये टाइप करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन नोट्स बताओ, रफ बनाते हो या डायरेक्ट फेयर बनाते हो? वेरी गुड, फेयर। सही है भाई, बिल्कुल फेयर बनाओ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी बच्चे अभी जस्ट लेक्चर के बाद नोट्स बना के और व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, मेरे को दिखाएंगे कि हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? व्हाट्सएप में सभी लोग नोट्स की फोटो शेयर करेंगे। मेरे को देखना है कि भाई नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे तुम लोग। क्लियर है मेरी बात?
आज हमारा थोड़ा सेटलमेंट बिगड़ गया था, इसलिए हम थोड़ा लेक्चर में लेट हो गए, वरना टाइम से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है सभी, चलो जी, वेरी गुड। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो साथ के साथ मेरे से पूछते जाना चैट के अंदर। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहला थोड़ा अपना चैप्टर्स का वो ले लेते हैं, इंट्रो ले लेते हैं कि कैसे क्या चैप्टर्स हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनते जाओ फटाफट मेरी बातें, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले हमारी यूनिट 1 आती है, जिसके अंदर हम केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देन एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों के चारों जो है ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये चारों चैप्टर्स किसके हैं? आपकी केमिस्ट्री के। देन हम आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर ये 4 चैप्टर जो हैं ये बायो के हैं, ये बायोलॉजी के हैं, जिसके अंदर आपकी लाइफ प्रोसेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि बड़ा भी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, देन आपका कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं इसको इतना अच्छे से इतना इजी वे में पढ़ा दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तीसरा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट इसको भी अच्छे से करेंगे। एंड देन हेरिडिटी, जिसको जेनेटिक्स नहीं आती यहाँ पे पढ़ने के बाद उसको कोई डाउट नहीं रहेगा जेनेटिक्स में। क्लियर है? देन फिजिक्स, फिजिक्स के 4 चैप्टर, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट फिर से एक बायोलॉजी का चैप्टर आता है आपका अवर एनवायरमेंट। पहले इसके साथ एक और चैप्टर होता था नेचुरल रिसोर्सेज, उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं एंड दिस वन इज बायोलॉजी। ठीक है, दिस वन इज बायोलॉजी। अब पढ़ना कैसे है वो सुनो भाई ध्यान से। सबसे पहला आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको लाइव लेक्चर्स जो है वो अटेंड करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स के फोटो मेरे को डेली शेयर करोगे, बिल्कुल डेली। नोट्स के बाद क्लास का रिवीजन करना है। ठीक है, नोट्स बना लिए, जैसे ही आपकी क्लासेस सारी खत्म होती हैं आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के बाद आपको करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्या सर यहां तक काम चल जाएगा? नहीं, अभी एक स्टेप और बाकी है। एक स्टेप और बाकी क्या है? डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ग्रुप में शेयर करोगे और वहां से हम आपको सोल्व करके देंगे। ठीक है, तुरंत डाउट पूछना है, कोई भी डाउट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर मान लो बाय चांस कभी लाइव लेक्चर आपका नहीं आता है तो आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, है ना। कभी हो सकता है मैं इधर उधर गया हूं या आप भी हो सकता है कई बार बिजी हो। क्लियर है भाई? तो बताओ, अगर किसी को कोई और चीज पूछनी है तो पूछ लो, वरना फिर मैं अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। जल्दी बताओ, क्या किसी को कोई और डाउट है बेटा? क्या कोई और डाउट है या फिर स्टार्ट करें? बोलो, या फिर चैप्टर को स्टार्ट करें? नो डाउट, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से सुनते जाओ भाई। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है बच्चों, वो हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो यहां इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं
उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या है स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप सभी ने आपके आसपास आपके चारों ओर काफी सारे फिनोमेना को होते हुए देखा है। काफी सारे फिनोमेना कैसे, एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले आपने देखा है कि अगर हम गर्मियों में दूध को बाहर छोड़ दें, है ना, 3-4 घंटे के लिए भी बाहर छोड़ दें, तो क्या हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, पहली चीज। यस और नो, दूध खट्टा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, दूध की दही जमना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है ना मेरी बात। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, अगर आपने लोहे का तवा देखा है या फिर लोहे का आपने कोई पतीला देखा या फिर कोई लोहे की कील, अगर वो काफी लंबे टाइम तक किसी ह्यूमिड एयर के अंदर रह जाए, ह्यूमिड एयर का मतलब क्या है, जहां पे नमी भी हो और हवा भी हो, तो आपने देखा है कि वहां पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। क्लियर है, वहां पे क्या लग जाता है बेटा, जंग लग जाता है। तीसरा आपने देखा है ग्रेप्स की फर्मेंटेशन, ग्रेप्स क्या, अंगूर, अंगूरों की फर्मेंटेशन हो जाती है। अच्छा फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, फर्मेंटेशन होती है बेटा जब शुगर से अल्कोहल बन जाए, जब शुगर से क्या बन जाए, अल्कोहल बन जाए, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। आपने देखा होगा कि जो क्या है, वाइन है, विस्की है, ये काफी सारी चीजें ग्रेप से बनती है। किससे बनती है, ग्रेप से। हम कहते हैं ना कि अंगूर से दारू बनती है, तो ये वही चीज है। तीसरा, आपने देखा है कि हम डेली खाना पकाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सभी बच्चे, कि अगर मैं एक पैन लेता हूं, ठीक है, एक मैंने पतीला लिया, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिया, मटर डाल दिया, ठीक है, गाजर डाल दी और सारे मसाले डाल दिए, लेकिन मैंने उसको कुक नहीं किया, तो क्या एक बात बताओ, जो भी मसालों का फ्लेवर है, क्या वो आपकी वेजिटेबल्स के अंदर आ जाएगा, क्या आपके वेजिटेबल्स पक जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने उसको कोई ऐसी एनर्जी नहीं दी है जिसकी वजह से उसके अंदर कोई चेंज आ जाए। लेकिन जब हम खाना पकाते हैं, जब हम उस सब्जियों को पकाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हल्दी, नमक, मिर्च, हर एक मसाले का जो टेस्ट है वो पूरी की पूरी सब्जी के अंदर इन्फ्यूज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो फूड मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक डाउन हुए एंड रीअरेंज हो गए। क्या हुए, रीअरेंज हो गए। तो जो फूड कुकिंग है वो भी एक तरीके की क्या है, रिएक्शन है। देन हम देखते हैं फूड डाइजेशन। बेटा हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाने में बनाना खाएंगे, पोटैटो खाएंगे, दूध पिएंगे, घी खाएंगे, क्या ये सारी चीजें ऐसे की ऐसे मेरे ब्लड के अंदर चली जाएंगी? अगर ऐसा होता तो जब मैं ब्लड को बाहर निकालूंगा तो ब्लड के अंदर मेरे को आलू, दूध, घी तैरता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होने से पहले इन सारी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ना। पोटैटो को, घी को, इन लाइफ प्रोसेस में बताऊंगा मैं डाइजेशन कैसे होता है। तो इन छोटे छोटे चीजों के अंदर तोड़ दिया जाता है और उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखो ये भी क्या है, एक तरीके की रिएक्शन है। देन हम रिस्पायरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं। हम सांस लेने में क्या करते हैं बेटा, बोलो, हम सांस लेने में क्या करते हैं? सर हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, सॉरी हम CO2 को लेते हैं और, सॉरी ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या भाई, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बताओ वॉइस क्लियर है या नहीं है, वॉइस क्लियर है, आ रही है, चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, एक सेकंड। आ रही है आवाज, चलो ठीक है भाई, ओके। हाँ जी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या कहा था, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ये सब बातें आपको पता है। तो ये एनसीईआरटी ने सारे के सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं कि जो हमें क्या दिखाते हैं कि हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ के अंदर भी काफी सारी रिएक्शंस जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन अब हम किस रिएक्शन को फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे,
किस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है कि नहीं, किसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है, कहाँ बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है। तो इस सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या दिए हैं? एनसीईआरटी ने दिए हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी ने दिए हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी क्या कहती है? सबसे पहला, फर्स्ट वन, एनसीईआरटी कहती है कि मिल्क जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड के अंदर, है ना। मिल्क किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड के अंदर, एट रूम टेम्परेचर इन समर। गर्मियों में ऐसा हमें देखने को मिलता है अक्सर। सही बात है सर, है ना। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है? अगर हम कोई भी आयरन पीस लेते हैं, अब वो तवा भी हो सकता है, पतीला भी हो सकता है, और आयरन नेल्स यानी कि कीलें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आयरन पीस को अगर मैं ह्यूमिड एयर के अंदर रख दूं, नमी वाली हवा के अंदर रख दूं, तो यहाँ पे ये रस्टेड आयरन पीस बन जाता है ना, रस्टेड आयरन पीस बन जाता है। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है एनसीईआरटी ने? कि बेटा जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स के अंदर क्या हो जाती है? फर्मेंटेशन। ग्रेप्स के अंदर क्या होती है? फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन क्या होती है भाई? फर्मेंटेशन का मतलब है शुगर का अल्कोहल में बदल जाना। शुगर का अल्कोहल में बदल जाना, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। और हमने क्या एग्जांपल दिया? हमने एग्जांपल दिया फूड कुकिंग। फूड कुकिंग, जैसे ही हम खाना पकाते हैं, देन फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक एंड रीअरेंज, और इसी की वजह से हमें सब्जियों के अंदर टेस्ट आना शुरू हो जाता है, चाहे हम कोई भी खाना बनाए, है ना। इसी की वजह से हमें क्या आता है? टेस्ट आता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है फूड डाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है? फूड डाइजेशन। फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, फूड को हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, फूड के अंदर डाइजेशन का क्या मतलब है? डाइजेशन का क्या मतलब है? डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जो हमने लार्ज पार्टिकल खाए हैं, इनटू स्मॉल एंड सिंपल, इनटू स्मॉल एंड सिंपल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फूड डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? दीज ऑल आर रिएक्शंस। ये क्या है बेटा? सभी की सभी रिएक्शंस हैं। यस और नो? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट है क्या? फटाफट बताओ। असल में पता है रिस्पायरेशन में क्या होता है? अगर मैं आपको रिस्पायरेशन की थोड़ी और डिटेल बताऊं, तो देखो, जो हमने खाना खाया है उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये बात आपको पता है। वो एनर्जी बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। वो ग्लूकोज जो हमने अंदर ऑक्सीजन ली थी उसके साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। क्या बनाती है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। क्या बनाती है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, यूज्ड बाय अस। अब जो तुम बोल रहे हो, है ना, दिमाग चला रहे हो या फिर कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, उसमें क्या है? सारी की सारी एनर्जी यूज होती है। क्लियर है मेरी बात? क्या यूज होती है बेटा? एनर्जी यूज होती है। सो ये सभी की सभी क्या है? बोलो, यहाँ पे क्या हुआ है? दूध से दही बन गया, आयरन से रस्ट बन गया,
ग्रेप से अल्कोहल बन गया बेटा, फूड कुकिंग, फूड डाइजेशन। यहां पे सभी के सभी के अंदर क्या हुआ है, आइटम की आइडेंटिटी चेंज हुई है ना, सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यस और नो बोलो, जल्दी बोलो। ये सभी क्या है, इनके अंदर आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज। बात सही है बिल्कुल। अब बेटा यहीं से एक चीज आती है, यहीं से एक चीज आती है कि सर चेंज जो है वो दो टाइप का हो सकता है, कौन सा, एक हो सकता है फिजिकल चेंज, क्या होता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अच्छा फिजिकल चेंज का क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनो, है ना। फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा, मान लो मेरे पास कोई पेपर है, ठीक है, मान लो ये पेपर है, अगर मैंने इसको क्रश कर दिया तो इस पेपर की जो शेप है वो चेंज हो गई। यस और नो, क्या इस पेपर का कलर चेंज हुआ, जी नहीं सर। स्मेल चेंज हुई, टेस्ट चेंज हुई, नहीं सर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इस पेपर की शेप चेंज हो गई। क्लियर है, तो ये होता है बेटा फिजिकल चेंज। ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर दें। सर साइज का और एग्जांपल दो। साइज का एग्जांपल ये दिया, मान लो ये मेरे पास पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने बीच में से कट कर देता हूं मैं इसको, अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूं तो इसका साइज छोटा हो गया। यस और नो, तो ये होता है फिजिकल चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्लियर है भाई, बोलो ये क्या है, फिजिकल चेंज में हम क्या बोलेंगे, चेंज इन साइज और शेप, और बोथ या फिर दोनों चेंज हो जाए, ये होता है फिजिकल चेंज। ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्लियर है। देन हमारे पास आता है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जब भी किसी जगह पे केमिकल चेंज होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और हमें कैसे पता चलेगा, मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो जैसे फिजिकल चेंज में शेप और साइज ने बताया, वही वैसे ही यहाँ पे मुझे कौन बताएगा, यहाँ पे मुझे बताएंगे कुछ फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ फैक्टर्स बताएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो सबसे पहला चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज का क्या मतलब है, क्या कोई मुझे बताएगा, बताओ भाई फटाफट मुझे बताओ, स्टेट चेंज का क्या मतलब है, कमेंट करके बताओ जल्दी, स्टेट चेंज का क्या मतलब है, जल्दी बोलो, स्टेट चेंज का क्या मतलब है। जैसे गैस से लिक्विड, वेरी गुड। देखो बेटा मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट होती हैं। वैसे तो दो और भी होती हैं, ठीक है, जैसे बोस आइंस्टीन है, प्लाज्मा स्टेट है, लेकिन तीन मेजर स्टेट कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से सॉलिड बन जाए, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए। अब तुम लोग कहोगे कि सर अगर हम किसी दीवार को पेंट कर दें तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे दीवार का कलर चेंज हो गया। नहीं बेटा, वो क्या है,
तुमने बताया नहीं भाई। अब तुमको सही दिखाई दे रहा होगा, है ना? बता दिया करो यार। हाँ ठीक है ना, अब सही है, अब सही है। ठीक है, तो चेंज इन कलर का क्या मतलब है? सर हमने दीवार को पेंट कर दिया, क्या तो वो दीवार में केमिकल चेंज हुआ? नहीं बेटा, वो तुमने किया है। लेकिन जब जो केमिकल रिएक्शन है या फिर जो सबस्ट्रेट है, जो सब्सटेंसेस हमारे पास है, उनके अंदर ही कुछ ऐसा हो जाए कि उसके कलर में चेंज हो जाए, हमने बाहर से कुछ नहीं किया, उनके अंदर ही कुछ ऐसा हो जाए कि उसके कलर में चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। बात समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है बेटा? अगर कभी हमने कोई दो सब्सटेंसेस को मिला दिया और गैस निकल गई, या फिर किसी सब्सटेंस को हीट किया और गैस निकल गई, तो वो भी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि वहां पे भी केमिकल चेंज हुआ है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड लास्ट हमारे पास क्या सिम्टम होगा? अगर बेटा टेम्परेचर चेंज हो जाए, मान लो आपने दो सब्सटेंसेस को मिलाया, तो उनसे क्या हुआ? जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो थे, वो गर्म हो गई, यानी कि उन्होंने हीट को बाहर निकाल दिया। क्या हो गया? हीट को बाहर निकाल दिया। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, आपने देखा है जब पेट्रोल अगर आप हाथ पे डाल लेते हो तो क्या होता है? बताओ, क्या आपका हाथ ठंडा हो जाता है या नहीं? बताओ, बोलो, क्या आपका हाथ ठंडा हो जाता है या नहीं हो जाता? क्या कोई बता सकता है इसका रीजन कि हाथ क्यों ठंडा हो गया? जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से दो क्वेश्चन और मिलेंगे। पहले ये बताओ, बोलो, बोलो प्यारे बच्चों। अगर पेट्रोल हाथ पे डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है? हाथ ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुमने देखा है, अगर पेट्रोल गिर गया आपके हाथ पे, इधर गिर गया, हथेली पे गिर गया, तो आपको ठंडा महसूस होता है। यस, बिकॉज पेट्रोल जल्दी इवापोरेशन होता है। चलो जल्दी इवापोरेट हो गया, हाथ क्यों ठंडा हुआ? बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, सूर्य मेरे को ये बता, हाथ क्यों ठंडा हुआ है भाई? हाथ क्यों ठंडा हुआ ये बताओ, तब तो मैं मानूं। क्योंकि वो इवापोरेट होता है। अरे भाई इवापोरेशन हो गया, लेकिन इवापोरेशन क्यों हुआ? तुम पहुंचो वहां तक जहां तक मैं तुमको ले जाना चाहता हूं। ये वेरी गुड, हाँ ये बात, अब की बात सही कहा तुमने। देखो, आपके हाथ का टेम्परेचर बेटा कोई ना कोई नॉर्मल टेम्परेचर है मान लो, ठीक है? जैसे ही आपने यहाँ पे पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल इवापोरेट होता है। इवापोरेट यानी कि उसके वेपर बनते हैं। देखो, पहली केमिकल रिएक्शन तो यही हुई है ना, पहला केमिकल चेंज तो यही हो गया कि उसका इवापोरेशन हो गया, मतलब वो लिक्विड से गैस बन गया। अब दूसरा यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब भी हमने किसी चीज को इवापोरेट करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम वाटर को करते हैं, तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है, उबालना पड़ता है। बिल्कुल सही है। वैसे ही देखो, जब मैंने हाथ पे पेट्रोल को डाला, तो यहाँ पे हुआ क्या? उस पेट्रोल को भी इवापोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए थी, और उसने वो एनर्जी जो है मेरे हाथ से ली, है ना? मेरे हाथ से उसने वो एनर्जी ली, और एनर्जी लेके वो इवापोरेट हो गया। जहां जिस पोर्शन से उसने एनर्जी ली, वहां पे टेम्परेचर मेरे को कम महसूस होगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा? इसीलिए हमने क्या कहा? भाई अपना रियल नेम रखा करो यार, तुम मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यहां पे जो इफेक्ट आया वो कूलिंग इफेक्ट आया। तो देखो, एक केमिकल चेंज और भी हुआ यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो फटाफट, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? चलो यहाँ पे मेरी बात बताओ, सबको समझ आ गई क्या? वेरी गुड। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कि एनसीईआरटी ने दिए हैं। चलो जी, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमें ये बताना है कि क्या वो केमिकल चेंज है या नहीं है।
एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये लो जी, ये हमारी एनसीईआरटी ने क्या दिया है, डायग्राम दिया है, सही है। ये डायग्राम दिया एनसीईआरटी ने। यहां पे हमने देखो क्या किया है, हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन को लिया, ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन को लेके हमने उसको सैंड पेपर से रब किया, देन हमने उसको टोंग की हेल्प से, टोंग चिमटी बोल सकते हो, उसकी हेल्प से उसको पकड़ा और हमने उसको बर्नर के ऊपर बर्न कर दिया। जैसे ही हम ये करते हैं हमें क्या दिखाई देता है कि जो मैग्नीशियम है वो एक वाइट फ्लेम के साथ, बहुत ही डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है और इसके नीचे एक पाउडर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती जल के मोम इकट्ठा होता है, वैसे ही मैग्नीशियम जब जलता है तो नीचे एक पाउडर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आई? तो मेरे को बेटा ये बताओ, क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? मेरे को फटाफट बताओ, क्या यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या नहीं? और अगर हुआ है तो इन चारों चेंज के अंदर से वो कौन सा चेंज है जो यहाँ हमें देखने को मिला है, बताओ। ठीक है, केमिकल चेंज हुआ है, वेरी गुड। अब जरा मेरे को ये बताओ कि कौन सा केमिकल चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है? ऑल चेंज। रवि कह रहा भाई सभी चेंज देखने को मिलते हैं। देखो भाई, चेंज इन स्टेट, बेटा स्टेट कहाँ चेंज हुई है? पहले ये मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में था, है ना। रिबन क्या होता है, सॉलिड होता है। बाद में ये पाउडर बन गया। बेटा पाउडर लिक्विड या गैस थोड़ी होगा, पाउडर भी सॉलिड होगा। बात समझ में आई मेरे को? पाउडर भी तो क्या है, सॉलिड है। सेकंड, चेंज इन कलर। हाँ, ये हम कह सकते हैं। असल में जो मैग्नीशियम है वो अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, व्हाइट भी होता है, येलोइश भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये पाउडर इकट्ठा होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है। ये पाउडर किसका है, व्हाइट कलर का पाउडर है। तो चेंज इन कलर होता है। क्या कोई गैस इवोल्व हुई है? नहीं, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिली। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर यहाँ पे हमने चेंज किया है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने खुद कोई टेम्परेचर नहीं किया, ठीक है। मैग्नीशियम ने अपने आप कोई टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं किया, ये मैंने इसको हीट दी थी। तो यहाँ पे मेनली मेरे को एक तो ये देखने को मिला, चेंज इन कलर। ये चेंज इन कलर किस वजह से हुआ है, वो अब सोचने की बात है ना। अब ये चेंज, नया कंपाउंड बना है, बात बिल्कुल सही है भाई। नया कंपाउंड, आरोही बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। मैंने क्या कहा था, या तो हम दो सब्सटेंस को मिला दे तब टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। टेम्परेचर अपने आप, मैग्नीशियम रिबन पड़ा था तब तक पड़ा था, है ना। हमने उसका कुछ नहीं किया, जब हमने उसको हीट किया देन वो व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो धीर कह रहा है कि सर न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, बिल्कुल न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुई, लेकिन उसका साइन मुझे यही मिल गया था जब मेरा कलर चेंज हुआ था, ठीक है। तो देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन को पहचानना है तो ये चार चेंज में से कोई एक चेंज होना जरूरी है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो जी, अब बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने किया तो देखो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा मैं यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं लिखने वाला भाई, ठीक है। यहाँ पे हम पूरी ये डिटेल नहीं लिखेंगे कि हमने क्यों और कैसे कैसे इस प्रोसेस को किया है। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको पता है।
अब बस मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने जो तुमसे एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन क्या था, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर, या फिर इसको लिख लो इज क्लीन्ड विद सैंड पेपर। फटाफट इसका आंसर बताओ। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंड पेपर। देखो बेटा, जब मैग्नीशियम रिबन रखा रहता है लैब के अंदर, तो मैग्नीशियम रिबन कांटेक्ट में आता है किसके, एटमॉस्फेयर के, और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। और यही, वेरी गुड, सभी सभी को पता है, बहुत अच्छे, बिल्कुल नहीं भाई, इट इज हार्ड टू बर्न, नहीं ये नहीं है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑक्सीजन लेयर को बर्न करना। देखो ऑक्सीजन की लेयर नहीं बनती, ध्यान से सुनो, रवि ने सही कहा है लेयर ऑफ ऑक्साइड, आरोही ने भी सही कहा है लेयर ऑफ ऑक्साइड, नॉट लेयर ऑफ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेयर में रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, वेरी गुड। तो वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंड पेपर, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, टू रिमूव द डिपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिखवा देता हूं। तो यहां पे आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की, देखो यहां पे आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है सर कि मैग्नीशियम जलता है एक वाइट ब्राइट फ्लेम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न्स विद ब्राइट वाइट फ्लेम। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सैंड पेपर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात समझ में आई। दूसरा, ए वाइट पाउडर फॉर्म्स, ए वाइट पाउडर फॉर्म्स, और इस पाउडर को हम क्या बोलते हैं, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, तो ये सारी चीजें जो है आप बता सकते हो। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है कि अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स को, जिंक ग्रेन्यूल्स को, जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडिड इन एसिड। ठीक है, किसके अंदर डाल दूं, जिंक को, जिंक के ग्रेन्यूल्स को एसिड के अंदर अगर डाल दूं, देखो ये लो भाई, यहां पे हमने क्या किया है बेटा, ये देखो, ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है आपका, H2SO4, है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही मैं जिंक ग्रेन्यूल्स डालूंगा, तो मेरे को क्या दिखाई देगा कि जहां जहां जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हैं, इनके चारों तरफ कुछ बबल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, बबल्स दिखाई देंगे। और ये बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के। तो क्या मेरे को ये बताओ, क्या इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एक गैस का बाहर निकलना भी एक केमिकल चेंज है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पे भी सर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ये सर नो, यहां पे भी क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब किस चीज को याद रखना है, इस डाइल्यूट वर्ड को बेटा याद रखो। ठीक है, इस डाइल्यूट वर्ड को याद रखो कि हमने यहां पे जो
जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं वो किसके अंदर डाले हैं, डाइल्यूट एसिड के अंदर। अच्छा अब फटाफट मेरे को ये बताओ, अच्छा जो ये डाइल्यूट एसिड है बेटा, ये HCl भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। अब मेरे को फटाफट ये बताओ कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड में डिफरेंस क्या है, फटाफट कमेंट में बता दो मेरे को, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस होता है। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। जल्दी बताओ बेटा, तब तक मैं इसकी ऑब्जर्वेशन लिखता हूं। कंसंट्रेटेड में वाटर होता है, कंसंट्रेट रवि कह रहा है वाटर की क्वांटिटी ठीक है, धीर कह रहा है कंसंट्रेटेड में वाटर होता है ज्यादा। क्या तुम लोग सभी सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो बेटा? वाटर प्रेजेंस इन कंसंट्रेटेड इज हाई। क्या कोई इस बात को काउंटर करना चाहेगा, या सभी को 7 करोड़ दे दिए जाएं? है भाई, या सभी को 7 करोड़ दे दिए जाएं, बताओ। तानिश बताओ, तानिश, रिया, रोहित, बेटा बताओ एक बार। तुम लोग तो कह रहे हो यार कंसंट्रेटेड में वाटर होता है ज्यादा, है भाई? क्या मैं तुम्हारी बात को मान लूं? होता है शायद, होता है शायद का क्या मतलब है, बोलो। अरे मूर्खों बोलो फटाफट। क्या तुम्हारी बात को मान लिया जाए, तुम्हें 7 करोड़ दे दिया जाए, थप्पड़ लगेंगे सभी को? डाइल्यूट में स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सोलवेंट। रोहित सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा देखो सुनो, अरे मेरे प्यारे बच्चों मेरी बातें सुनो तुम लोग, हम किसी भी चीज को कंसंट्रेटेड क्यों कह रहे हैं, सोचने की बात है ना। मैंने कहा है कंसंट्रेटेड एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर की कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहे हो? कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर बेटा एसिड की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और वाटर की बड़ी कम होती है। डाइल्यूट में उल्टा है, डाइल्यूट में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हाँ रोहित सही है, डाइल्यूट में स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब किसी का डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मैं दोबारा बता रहा हूं, कंसंट्रेटेड एसिड इसलिए कंसंट्रेटेड है क्योंकि उसमें एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा है, एसिड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उसको कंसंट्रेटेड बोला गया है। आ रही है ना बात समझ में? आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। वापिस से हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। जब मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला, तो मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन मिली, मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिली, मुझे ऑब्जर्वेशन ये मिली कि सबसे पहली, सर वहां पे बबल्स फॉर्म हुए हैं, है ना, वहां पे क्या हुए हैं, बबल्स फॉर्म, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वॉर्म। अब ये देखो यहां पे है असल वाला टेम्परेचर चेंज, मैंने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी, मैंने बस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक डाला और टेस्ट ट्यूब जो है बेटा गर्म हो गई।
है ना। जब भी, अच्छा टेस्ट ट्यूब गर्म इसलिए हुई क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई हीट की फॉर्म में, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट, बाहर की, मतलब थर्मिक का मतलब हीट, यानी कि हीट आउट हुई, हीट बाहर निकली, ठीक है। तो यहां पे हमने ये ऑब्जर्वेशन की। अब फटाफट ये बताओ कि क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? जल्दी बोलो, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही है। चलो जी, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जो एनसीईआरटी ने लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, आज का लेक्चर मैंने थोड़ा जानबूझ के स्लो रखा है ताकि आपकी पेस का मेरे को पता चल जाए, ठीक है। बट तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है जी। चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट एग्जांपल में एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करवा दें? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करवा दें? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अच्छा बताओ इनका फटाफट मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्या तुम्हें पता है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2, ठीक है। दिस इज लेड नाइट्रेट। और आपका पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज आई, पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा इन दोनों का कलर जो है बेटा वो व्हाइट है। इन दोनों का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। बात समझ में? दीज आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पे हमें एक येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां की ऑब्जर्वेशन क्या है? यहां की ऑब्जर्वेशन क्या हुई? यहां की ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पे हमें लेड नाइट्रेट देखने को, सॉरी लेड आयोडाइड देखने को मिलता है। ए येलो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो नीचे इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ए येलो प्रेसिपिटेट दैट इज लेड आयोडाइड, ठीक है। लेड आयोडाइड PbI2 इज फॉर्म्ड। तो क्या यहां पे बेटा कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ पे क्या चेंज हुआ है सर? कलर चेंज हुआ है। तो ये भी क्या है? एक, ये भी क्या है? एक, बोलो। दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो सभी किसके हैं? केमिकल रिएक्शन के हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये क्या है हमारे पास? केमिकल रिएक्शन है। अब मैं केमिकल रिएक्शन की आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रोसेस वेयर substances combine to form a new product और प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं ना। टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट और टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बेटा
अलग होंगी, यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। सो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद यूनिक प्रॉपर्टीज। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। बोलो मेरी बात समझ आई या नहीं आई? इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होगा? बिल्कुल होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या केमिकल चेंज होंगे वो भी हमने आपको बता दिया है। बात समझ में आई? वो भी हमने आपको बता दिया है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? ठीक है भाई, यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी है। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों मैंने एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए हैं, तीनों की तीनों एक्टिविटी करवा दी हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर अब आपका कुछ नहीं जाता, इससे बाहर अब आपका कुछ भी नहीं जाता। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट वन इज केमिकल इक्वेशंस। अच्छा चलो, इस टॉपिक को बताओ मैं अभी स्टार्ट करूं या फिर कल करवाएं इसको, क्योंकि फिर इसको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे कौन सी होती है, अनबैलेंस कौन सी होती है, बैलेंस कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें भी। तो बोलो इसको अभी स्टार्ट करें या फिर कल स्टार्ट करें? जल्दी बताओ, इसको अभी स्टार्ट करें या फिर कल स्टार्ट करें? तानिश कादियान कह रही है मैथ की क्लास है अभी। अभी है मैथ की क्लास, रुको शेड्यूल देखता हूं मैं तुम्हारा। मैथ की क्लास, चलो ठीक है बेटा, मैथ की क्लास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल टाइम से आ जाना सभी लोग। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा सुनो, सभी लोग नोट्स भेजना भाई अभी फटाफट, नोट्स अभी भेजना मेरे को तुरंत। हाँ हाँ ठीक है, तुरंत अभी नोट्स भेजोगे सभी लोग, ठीक है? ओके, बाय बाय।